नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं। मेरे पिता फ्रेंच कहानी लेखक अल्बेर कामू। कुछ सड़कें छोड़कर गीली सड़क पर तेजी से चलती कार की मध्यम लेकिन लंबी फूटकार सुनाई दी। फिर वह फूटकार बंद हो गई। दूर कहीं अस्पष्ट चिल्लाहटों ने वातावरण की नीरवता को भंग किया। उसके बाद तारों भरे आसमान से जैसे किसी मोटे आवरण ने इन दोनों जनों को लपेट लिया और खामोशी छा गई। तारों उठकर मुंडेर पर जा बैठा था। उसका मुंह रियो की तरफ था जो अपनी कुर्सी में धंसा बैठा था। टिमटिमाते आसमान की पृष्ठभूमि में रियो के भारी भरकम शरीर की काली रेखाकृति दिख रही थी। तारों को बहुत कुछ कहना था। उसके अपने शब्दों में ही हम सारी बातें बताएंगे। मैं चाहता हूँ तुम्हें मेरी बात समझने में आसानी हो, इसलिए सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि मेरी जिंदगी शुरू से ऐसी नहीं थी। जवानी में मैं अपनी मासूमियत के ख्याल पर जिंदा था, जिसका मतलब है कि मेरे मन में कोई ख्याल ही नहीं था। मैं उन लोगों में से नहीं जो अपने को यंत्रणा देते हैं। मैंने उचित ढंग से अपनी जिंदगी शुरू की थी। मैंने जिस काम में हाथ डाला उसी में मुझे सफलता मिली। बुद्धिजीवियों के क्षेत्र में बेतकल्लुफी से विचरण करता था। औरतों के साथ मेरी खूब पटती थी और अगर कभी कभी मेरे मन में पश्चाताप की कसक उठती थी तो वह जितनी आसानी से पैदा होती थी उतनी आसानी से खत्म भी हो जाती थी। फिर एक दिन मैंने सोचना शुरू किया और अब मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हारी तरह जवानी में मैं गरीब नहीं था। मेरे पिता ऊंचे ओहदे पर थे। वे पब्लिक प्रोसिक्यूशनों के डायरेक्टर थे, लेकिन उनकी तरफ देखकर कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता था। देखने में वे बड़े खुशमिजाज और दयालु मालूम होते थे और वे सचमुच ऐसे ही थे। मेरी माँ बड़ी सादी और शर्मीली औरत थी और मैं हमेशा उन्हें बहुत चाहता था, लेकिन मैं माँ के बारे में बात नहीं करूं तो अच्छा है। मेरे पिता मुझ पर हमेशा मेहरबान थे और मेरा ख्याल है कि वे मुझे समझने की कोशिश भी करते थे। वे एक आदर्श पति नहीं थे, इस बात को मैं अब जान गया हूँ, लेकिन इस बात से मेरे मन पर कोई विशेष आघात नहीं पहुंचा। अपनी बेवफाइयों में भी वे बड़ी शालीनता से व्यवहार करते थे, जैसी कि उनसे उम्मीद की जा सकती थी। आज तक उनकी बदनामी नहीं हुई। कहने का मतलब यह कि उनमें मौलिकता बिल्कुल नहीं थी और अब उनके मरने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि वे पलस्तर के बने संत तो नहीं थे, लेकिन एक आदमी की हैसियत से वे बड़े नेक और शालीन थे। बस वे बीच के रास्ते पर चलते थे। वे उस किस्म के लोगों में से थे जिनके लिए मन में हल्की लेकिन स्थिर भावना उमड़ती है। यही भावना सबसे अधिक टिकाऊ होती है। मेरे पिता में एक विशेष बात थी, हमेशा वे रात को सोने से पहले रेलवे का बड़ा टाइम टेबल पढ़ते थे। इसलिए नहीं कि उन्हें अक्सर ट्रेन में सफ़र करना पड़ता था। ज्यादा से ज्यादा वे ब्रिटेन तक जाते थे, जहां देहात में उनका छोटा सा मकान था। हम लोग हर साल गर्मियों में वहां जाया करते थे, लेकिन वे चलते फिरते टाइम टेबल थे। वे आपको पेरिस बर्लिन एक्सप्रेसों के आने और जाने का सही टाइम बता सकते थे। लियों से वारसा कैसे पहुंचा जा सकता है, किस वक्त कौन सी ट्रेन पकड़नी चाहिए, इसका उन्हें पूरा पता रहता था। तुम अगर उनसे किन्हीं दो राजधानियों के बीच का फासला पूछते तो वे तुम्हें सही सही बता सकते थे। भला तुम मुझे बता सकते हो कि ब्रियांको से केमोनी कैसे पहुंचा जा सकता है? मेरे ख्याल में तो अगर किसी स्टेशन मास्टर से यह सवाल किया जाए तो वह भी अपना सिर खुजलाने लगेगा, लेकिन मेरे पिता के पास इस सवाल का जवाब तुरंत तैयार मिलता था। करीब हर शाम वे इस विषय में अपने ज्ञान की में वृद्धि करते थे और उन्हें इस बात पर बड़ा गर्व था। उनके इस शौक से मेरा बहुत मनोरंजन होता था। मैं यात्रा संबंधी बड़े पेचीदा सवाल उनसे पूछा करता था और उनके जवाबों को रेलवे टाइम टेबल से मिलाकर देखा करता था। उनके जवाब हमेशा बिल्कुल सही निकलते थे। शाम को मैं और मेरे पिता रेलवे के खेल खेला करते थे, जिसकी वजह से हम दोनों की खूब पटती थी। उन्हें मेरे जैसे श्रोता की ही जरूरत थी, जो ध्यान से उनकी बातें सुने और पसंद करे। मेरी दृष्टि में उनकी यह प्रवीणता अधिकांश गुणों की तरह प्रशंसनीय थी। कहानी सुनना एक अच्छी आदत है और आपकी रुचि में बहुत ही गहराई है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कहानी कैसी लगी जरूर लिखें। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं बहक रहा हूँ और अपने आदरणीय पिता को बहुत अधिक महत्व दे रहा हूँ। दरअसल उन्होंने मेरे हृदय परिवर्तन की महान घटना में केवल अप्रत्यक्ष योग दिया था। मैं उस घटना के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा काम उन्होंने सिर्फ यही किया कि मेरे विचार जागृत किए। जब मैं 17 बरस का था तो मेरे पिता ने मुझसे कहा कि मैं कचहरी में आकर उन्हें बोलता हुआ सुनूं। कचहरी में
एक बड़ा केस चल रहा था और शायद उनका ख्याल था कि मैं उन्हें उनके सर्वोत्तम रूप में देखूंगा। मुझे यह भी शक हुआ कि उनका ख्याल था कि मैं कानून की शान शौकत और औपचारिक दिखावे से प्रभावित हो जाऊंगा और मुझे यही पेशा अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। मैं जानता था कि वे मेरे वहां जाने के लिए बड़े उत्सुक थे और हम घर में अपने पिता का जो व्यक्तित्व देखते थे उससे अलग किस्म का व्यक्तित्व देखने को मिलेगा। यह कल्पना मुझे अत्यंत सुखद मालूम हुई। मेरे वहां जाने के सिर्फ यही दो कारण थे। अदालत की कार्यवाही मुझे हमेशा सहज और कायदे के मुताबिक मालूम होती थी, जैसी कि 14 जुलाई की परेड या स्कूल के भाषण दिवस की कार्यवाही। इस संबंध में मेरे विचार अमूर्त थे और मैंने इस बारे में कभी गंभीरता से नहीं सोचा था। उस दिन की कार्यवाही के बाद मेरे मन में सिर्फ एक ही तस्वीर उभरी थी। वह तस्वीर मुजरिम की थी। मुझे इस बात में शक नहीं कि वह अपराधी था। उसने क्या अपराध किया था, यह ज्यादा महत्व की बात नहीं। 30 बरस का वह नाटा आदमी, जिसके बाल बिखरे और भुरभुरे थे, सब कुछ कबूल करने के लिए इतना उत्सुक दिखाई दे रहा था। अपने अपराध पर उसे सच्ची ग्लानि हो रही थी और उसके साथ जो होने वाला था उसके प्रति वह आशंकित था। कुछ मिनट बाद मैंने सिवा अपराधी के चेहरे के हर तरफ देखना बंद कर दिया। वह पीले रंग का उल्लू मालूम होता था, बहुत ज्यादा रोशनी से, जैसे उसकी आंखें अंधी हो रही हों। उसकी टाई कुछ अस्तव्यस्त थी। वह लगातार दांतों से अपने नाखून काट रहा था। सिर्फ दाएं हाथ के क्या, इससे भी आगे कुछ कहने की जरूरत है क्यों? तुम तो समझ ही गए होगे। वह एक जिंदा इंसान था जहां तक मेरा संबंध था। अचानक बिजली की तरह मेरे मन में वह एहसास कौंध गया। अभी तक तो मैं उस आदमी को उसकी उपाधि प्रतिवादी के साधारण रूप में देखता रहा था। मैं ठीक से नहीं कह सकता कि मैं अपने पिता को भूल गया, लेकिन उसी क्षण जैसे किसी चीज ने मेरे मर्मस्थल को जकड़ लिया और कटघरे में खड़े उस आदमी पर मेरे सारे ध्यान को केंद्रित कर दिया। मुकदमे की कार्यवाही मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दी। मैं सिर्फ इतना जानता था कि वे लोग उस जिंदा आदमी को मारने पर तुले हुए थे और किसी सहज प्राकृतिक भावना की लहर ने बहाकर मुझे उस आदमी के पक्ष में खड़ा कर दिया। मुझे उस वक्त होश आया जब मेरे पिता अदालत के सामने बोलने के लिए खड़े हुए। लाल गाउन में उनका व्यक्तित्व एकदम बदल गया था। वे दयालु या खुशमिजाज नहीं मालूम होते थे। उनके मुंह से लंबे दिखावटी वाक्य सांपों की अंतहीन पांत की तरह निकल रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिता कैदी की मौत को पुकार रहे थे। वे जूरी से कह रहे थे कि वे कैदी को दोषी सिद्ध करके समाज के प्रति अपने दायित्व को पूरा करें। यहाँ तक कि वे यह भी कह रहे थे कि उस आदमी का सर काट देना चाहिए। मैं मानता हूँ कि उन्होंने ऐन यही शब्द इस्तेमाल नहीं किए थे, उनका फार्मूला था इसे सबसे बड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इन दोनों बातों में बहुत कम फर्क था और मतलब एक ही था। मेरे पिता ने जिस सर की मांग की थी वह सर उन्हें मिल गया, लेकिन सर उतारने का काम मेरे पिता ने नहीं किया। मैं अंत तक मुकदमे को सुनता रहा था। मेरे मन में उस अभागे आदमी के प्रति एक ऐसी भयंकर और नज़दीकी आत्मीयता जागृत हुई जो मेरे पिता ने कभी महसूस नहीं की होगी। फिर भी सरकारी वकील होने के नाते उन्हें उस मौके पर मौजूद रहना पड़ा जिसे शिष्ट भाषा में कैदी के अंतिम क्षण कहा जाता है, लेकिन दरअसल हत्या कहना चाहिए, हत्या का सबसे घृणित रूप। उस दिन के बाद से मैं जब भी रेलवे टाइम टेबल देखता तो मेरा मन ग्लानि से कांप उठता। मैं मुकदमों की कार्यवाही में, मौत की सजाओं में और फांसियों में एक हैरत भरी दिलचस्पी लेने लगा। मुझे यह क्षोभपूर्ण एहसास हुआ कि मेरे पिता ने अक्सर ये पाशविक हत्याएं देखी होंगी जब वे सुबह बहुत जल्दी उठा करते थे, और तब मैं उनके जल्दी उठने के कारण का अनुमान नहीं लगा पाता था। मुझे याद है कि ऐसे मौक़ों पर गलती से बचने के लिए वे अपनी घड़ी में अलार्म लगा देते थे। माँ के सामने इस प्रसंग को खोलने का मुझमें साहस नहीं था, लेकिन अब मैं अपनी माँ को ज्यादा गौर से देखने लगा और देखा कि उनका दाम्पत्य जीवन अब निरर्थक था और माँ ने उसके सुधार की उम्मीद भी छोड़ दी थी। इससे मुझे माँ को माफ़ करने में मदद मिली। उस वक्त मैं यही सोचता था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि माफ़ी की कोई बात ही नहीं थी। शादी से पहले वह बड़ी गरीब थीं और गरीबी ने उन्हें परिस्थितियों के आगे झुकना सिखाया था। शायद तुम मुझसे यह सुनने की उम्मीद रखते हो कि मैंने फौरन घर छोड़ दिया। नहीं, मैंने बहुत महीने, दरअसल पूरा साल वहां गुजारा। फिर एक दिन शाम को मेरे पिता ने अलार्म वाली घड़ी मांगी क्योंकि उन्हें अगले दिन जल्दी उठना था। उस रात मुझे नींद नहीं आई।
अगले दिन पिताजी के घर लौटने से पहले ही मैं जा चुका था। संक्षेप में यह हुआ कि मेरे पिता ने मुझे खत लिखा। वे मुझे तलाश करने के लिए तहकीकात करवा रहे थे। मैं उनसे मिलने गया और अपने कारण बताए बगैर मैंने उन्हें शांत भाव से समझा दिया कि अगर उन्होंने मुझे घर लौटने के लिए मजबूर किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। उन्होंने मुझे आज़ादी देकर सारा झगड़ा खत्म कर दिया, क्योंकि वे दयालु हृदय आदमी थे। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, उन्होंने मुझे अपने ढंग से जिंदगी बसर करने की बेवकूफ़ी पर लेक्चर दिया। उनकी दृष्टि में मेरे उस व्यवहार का यही कारण था। मैंने उन्हें धोखा न दिया हो ऐसा नहीं कह सकता, और मुझे बहुत सी नेक सलाहें भी दी। मैं देख रहा था कि इस बात ने उनके दिल पर गहरा असर डाला था और वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे। बाद में बहुत अरसे के बाद मैं बीच बीच में अपनी माँ से मिलने के लिए जाने लगा। ऐसे मौक़ों पर मैं अपने पिता से भी ज़रूर मिलता था। मेरा ख्याल है कि कभी कभी की इन मुलाकातों से मेरे पिता संतुष्ट थे। व्यक्तिगत तौर पर मेरे मन में उनके प्रति ज़रा भी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि दिल में कुछ उदासी सी छा गई थी। पिता की मौत के बाद मैंने माँ को अपने पास बुला लिया, और अगर वे जिंदा रहती तो अभी मेरे पास ही रहती। मुझे अपनी शुरू की जिंदगी के बारे में ज़्यादा इसलिए बताना पड़ा क्योंकि मेरे लिए यह शुरुआत थी। हर चीज़ की 18 बरस की उम्र में ही मुझे गरीबी का सामना करना पड़ा। उससे पहले मैं आराम की जिंदगी बसर करता आया था। मैंने बहुत से काम किए और किसी काम में मुझे असफलता नहीं मिली, लेकिन मेरी असली दिलचस्पी मौत की सज़ा में थी। मैं कटघरे में खड़े उस बेचारे अंधे उल्लू के साथ हिसाब चुकता करना चाहता था। इसलिए मैं लोगों के शब्दों में एक आंदोलनकारी बन गया। बस मैं विनाश नहीं करना चाहता था। मेरे विचार में मेरे इर्द गिर्द की सामाजिक व्यवस्था मौत की सज़ा पर आधारित थी, और स्थापित सत्ता के खिलाफ लड़कर मैं हत्या के खिलाफ लड़ूंगा। यह मेरा विचार था और लोगों ने भी मुझे यही कहा था, और मेरा अभी तक यह विश्वास है कि मेरा यह विचार ठोस रूप से सही था। मैं उन लोगों के एक दल में मिल गया जिन्हें मैं उस समय पसंद करता था, और दरअसल जिन्हें मैं अभी भी पसंद करता हूँ। यूरोप का कोई ऐसा देश नहीं जिसके आंदोलनों में मैंने हिस्सा न लिया हो, लेकिन वह दूसरी ही कहानी है। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि मौका पड़ने पर हम भी मौत की सजाएं देते थे, लेकिन मुझे बताया गया था कि एक नए संसार के निर्माण के लिए जिसमें हत्याएं बंद हो जाएंगी, ये मौतें ज़रूरी हैं। यह भी कुछ हद तक सच था, और हो सकता है जहां सच्चाई की व्यवस्था का सवाल है, मुझ में डटे रहने की क्षमता नहीं। इसका कारण चाहे कुछ भी हो, मेरे मन में हिचकिचाहट पैदा हुई, लेकिन फिर मुझे कटघरे में खड़े उस अभागे उल्लू का ख्याल आया, और उससे मुझे अपना काम जारी रखने का साहस मिला। यह साहस उस दिन तक बना रहा जब मैं एक फांसी के वक्त मौजूद था हंगरी में, और मुझे वैसा ही विक्षिप्त आतंक महसूस हुआ जैसा बचपन में हुआ था। मेरी आंखों के आगे सब चीज़ें चकराने लगी। कहानी सुनना एक अच्छी आदत है और आपकी रुचि में बहुत ही गहराई है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कहानी कैसी लगी जरूर लिखें। तो आगे बढ़ते हैं। क्या तुमने कभी किसी फायरिंग स्क्वाड द्वारा किसी आदमी को गोली से उड़ाया जाता देखा है? नहीं, तुमने नहीं देखा होगा। चुने हुए लोगों को ही यह दृश्य देखने को मिलता है, एक प्राइवेट दावत की तरह। इसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण की ज़रूरत होती है। किताबों और तस्वीरों से आमतौर पर फायरिंग स्क्वाड के बारे में विचार बटोरे जाते हैं। कल्पना की जाती है कि एक खंभे के साथ एक आदमी बंधा है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, और कुछ दूर पर सिपाही खड़े हैं, लेकिन दरअसल नज़ारा बिल्कुल और ही तरह का होता है। तुम्हें मालूम है कि फायरिंग स्क्वाड मौत की सज़ा पाए आदमी से सिर्फ 1.5 गज दूर खड़ा होता है। क्या तुम्हें मालूम है कि अगर उनका शिकार 2 कदम भी आगे बढ़ आए तो उसके सीने पर राइफल का स्पर्श होगा? क्या तुम जानते हो कि इतने कम फासले पर खड़े होकर सिपाही उस आदमी के दिल पर निशाना लगाते हैं, और उनकी बड़ी गोलियां इतना बड़ा छेद कर देती हैं जिसमें पूरा हाथ जा सकता है? नहीं, तुम्हें यह नहीं मालूम। ये ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र नहीं किया जाता। शालीन लोगों को नींद में खलल नहीं पड़ना चाहिए न क्यों? सचमुच यह सब जानते हैं कि ऐसे ब्यूरो पर अधिक समय खर्च करना भयंकर कुरुचि का परिचय देना है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, इस घटना के बाद से मुझे कभी ठीक तरह नींद नहीं आई। उसका कड़वा स्वाद मेरे मुंह में बना रहा, और मेरा मन उसके ब्यौरे में उलझा रहा और चिंतामग्न रहा। और इस तरह मुझे एहसास हुआ बहुत सालों से मैं प्लेग से पीड़ित हूँ, और यह एक विरोधाभास भी था।
चूंकि मेरा पक्का विश्वास था कि मैं अपनी समस्त शक्ति से इससे जूझ रहा था, मुझे एहसास हुआ कि हजारों लोगों की मौतों में अप्रत्यक्ष रूप से मेरा हाथ रहा है। मैंने उन कामों और सिद्धांतों का समर्थन किया है जिनसे वे मौतें हुई हैं, और मौतों के सिवा उनका कोई नतीजा और नहीं निकल सकता था, और लोगों को इन विचारों से जरा भी परेशानी नहीं हुई थी। कम से कम वे स्वयं इसे व्यक्त नहीं करते थे, लेकिन मैं उनसे अलग था। मुझे जो एहसास हुआ था वह मेरे गले में अटक गया था। मैं उन लोगों के साथ होते हुए भी अकेला था। जब मैं इन बातों की चर्चा छेड़ता तो वे कहते कि मुझे इतना अधिक शंकालु नहीं होना चाहिए, मुझे याद रखना चाहिए कि कितने बड़े सवाल इसके साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने कई दलीलें दी जो अक्सर बहुत जोरदार थीं ताकि मैं उस चीज़ को निगल सकूं जो उनकी दलीलों के बावजूद मेरे मन में ग्लानि पैदा करती थी। मैंने जवाब में कहा कि प्लेग से अभिशप्त लोगों में विशिष्ट व्यक्तियों के पास भी जो लाल चोगा पहनते हैं अपने कामों को सही ठहराने की दलीलें हैं, और अगर एक बार मैंने अनिवार्यता और बहुमत की शक्ति की दलील मान ली जो कि अक्सर कम विशिष्ट लोगों द्वारा पेश की जाती है, तो मैं विशिष्ट लोगों की दलीलों को कभी अस्वीकार नहीं कर सकता। इसके जवाब में उन लोगों ने यह कहा कि अगर मौत की सज़ा पूरी तरह से लाल चोगे वालों के हाथ में छोड़ दी जाए तो हम पूरी तरह से उनके हाथों में खेलने लगेंगे। इसका जवाब मैंने दिया कि अगर हम एक बार झुक जाते हैं तो फिर हर बार हमें झुकते जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इतिहास ने मेरी बात को सच साबित किया है। आज इस बात की होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे ज्यादा हत्याएं करता है। सब पागल होकर हत्या करने में लगे हैं, और चाहने पर भी वे इसे बंद नहीं कर सकेंगे। जो भी हो, दलीलों से मुझे ज्यादा सरोकार नहीं था। मुझे तो उस बेचारे उल्लू में दिलचस्पी थी। जबकि धोखाधड़ी की कार्यवाही में प्लेग की बदबू से सड़े मुंहों ने एक हथकड़ी लगे आदमी को बताया था कि उसकी मौत नजदीक आ रही है। उन्होंने इस तरह के वैज्ञानिक प्रबंध किए कि कई दिन और कई रातों तक मानसिक पीड़ा झेलने के बाद उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया जाए। मुझे इंसान के सीने में बने जितने बड़े छेद से सरोकार था, और मैंने मन ही मन तय कर लिया कि जहां तक मेरा संबंध है, दुनिया की कोई चीज़ मुझसे कोई ऐसी दलील को स्वीकार नहीं करवा सकती जो इन कत्लों को सही ठहराए। हाँ, मैंने जानबूझकर अंधे हट का रास्ता चुना उस दिन तक के लिए जब मुझे अपना रास्ता ज्यादा साफ दिखाई देगा। अभी भी मेरे विचार वही हैं। कई साल तक मुझे इस बात पर शर्मिंदगी रही, सख्त शर्मिंदगी रही कि मैं अपने नेक इरादों के साथ कई स्तर पीछे हटकर भी हत्यारा बना था। वक्त के साथ साथ मैं सिर्फ इतना ही सीख सका कि वे लोग भी जो दूसरों से बेहतर हैं आजकल अपने को और दूसरों को हत्या करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि वे इसी तर्क के सहारे जिंदा रहते हैं, और हम इस दुनिया में किसी की जान को जोखिम में डाले बगैर कोई छोटे से छोटा काम भी नहीं कर सकते। हाँ, तब से मुझे अपने पर शर्म आती रही है। मुझे एहसास हो गया है कि हम सब प्लेग से पीड़ित हैं। मेरे मन की शांति नष्ट हो गई है, और आज भी मैं उसे पाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी सभी दूसरे लोगों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और चाहता हूँ कि मैं किसी का जानी दुश्मन न बनूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इंसान को प्लेग के अभिशाप से मुक्त होने के लिए भरसक कोशिश करनी चाहिए, और सिर्फ इसी तरीके से हम कुछ शांति की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर शांति नहीं तो शालीन मौत तो नसीब हो सकती है। इसी से और सिर्फ इसी से इंसान की मुसीबतें कम हो सकती हैं। अगर वे मरने से नहीं बच सकते तो उन्हें कम से कम नुकसान पहुंचे, और हो सकता है थोड़ा फायदा भी पहुंचे। इसीलिए मैंने तय किया कि मैं ऐसी किसी चीज़ से संबंध नहीं रखूंगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अच्छे या बुरे कारणों से किसी इंसान को मौत के मुंह में धकेलती है या ऐसा करने वालों को सही ठहराती है। इसीलिए महामारी मुझे इसके सिवा कोई नया सबक नहीं सिखा पाई कि मुझे तुम्हारे साथ मिलकर उससे लड़ना चाहिए। मैं पूरी तरह से जानता हूँ हारी। मैं कह सकता हूँ कि मैं इस दुनिया की नस-नस पहचानता हूँ। हम में से हरेक के भीतर प्लेग है। धरती का कोई आदमी इससे मुक्त नहीं है, और मैं यह भी जानता हूँ कि हमें अपने ऊपर लगातार निगरानी रखनी पड़ेगी ताकि लापरवाही के किसी क्षण में हम किसी के चेहरे पर अपनी सांस डालकर उसे छूत न दें। दरअसल कुदरती चीज़ तो रोग का कीटाणु है, बाकी सब चीज़ें ईमानदारी, पवित्रता, अगर तुम इसे भी जोड़ना चाहो, ये इंसान की इच्छा शक्ति का फल है। ऐसी निगरानी का फल है जिसमें कभी ढील नहीं होनी चाहिए। नेक आदमी जो किसी को छूत नहीं देता वह है जो सबसे कम लापरवाही दिखाता है। लापरवाही से बचने के लिए
बहुत बड़ी इच्छा शक्ति की और कभी न खत्म होने वाले मानसिक तनाव की जरूरत है। हारियो प्लेग का शिकार होना बड़ी थकान पैदा करता है, लेकिन प्लेग का शिकार न होना और भी ज्यादा थकान पैदा करता है। इसीलिए दुनिया में आज हर आदमी थका हुआ नजर आता है। हर आदमी एक माने में प्लेग से तंग आ गया है। इसीलिए हम में से कुछ लोग जो अपने शरीरों में से प्लेग को बाहर निकालना चाहते हैं, इतनी हताशपूर्ण थकान महसूस करते हैं, ऐसी थकान जिससे मौत के सिवा और कोई चीज़ हमें मुक्ति नहीं दिला सकती। जब तक मुझे वह मुक्ति नहीं मिलती, मैं जानता हूँ कि आज की दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं है। जब मैंने हत्या करने से इनकार किया था, तभी से मैंने अपने को निर्वासित कर लिया था। यह निर्वासन कभी खत्म नहीं होगा। इतिहास का निर्माण करने का काम मैं दूसरों पर छोड़ता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि मुझ में इतनी योग्यता नहीं कि मैं उन लोगों के कामों के औचित्य पर अपना निर्णय दे सकूं। मेरे मन की बनावट में कोई कमी है जिसकी वजह से मैं समझदार हत्यारा नहीं बन सकता। इसलिए यह विशिष्टता नहीं बल्कि कमजोरी है। लेकिन इन परिस्थितियों में मैं जैसा हूँ वैसा ही रहने के लिए तैयार हूँ। मैंने विनयशीलता सीख ली है। मैं सिर्फ यह कहता हूँ कि इस धरती पर महामारियां हैं और उनसे पीड़ित लोग हैं, और यह हम पर निर्भर करता है कि जहाँ तक संभव हो सके हम इन महामारियों का साथ न दें। हो सकता है इस बात में बचकानी सरलता हो। यह सरल है या नहीं, इसका निर्णय तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि यह बात सच्ची है। तुमने देख ही लिया है कि मैंने इतनी ज्यादा दलीलें सुनी थीं जिन्होंने करीब मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी, और दूसरे लोगों की मति भी अधिक भ्रष्ट कर दी थी कि वे हत्या के समर्थक बन गए थे। मुझे यह एहसास हुआ कि हम स्पष्ट नपीतुली भाषा का प्रयोग नहीं करते, यही हमारी सारी मुसीबतों की जड़ है। इसलिए मैंने यह किया कि मैं हमेशा अपनी बातचीत और व्यवहार में स्पष्टता बरतूंगा। अपने को सही रास्ते पर लाने का मेरे पास सिर्फ यही तरीका था। इसीलिए मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि दुनिया में महामारियां हैं और उनका शिकार होने वाले लोग हैं। अगर इतना कहने मात्र से ही मैं प्लेग की कहानी सुनना एक अच्छी आदत है और आपकी रुचि में बहुत ही गहराई है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। अगर इतना कहने मात्र से ही मैं प्लेग की छूत को फैलाने का साधन बनता हूँ तो कम से कम मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करता। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि मैं मायूस हत्यारा बनने की कोशिश करता हूँ। तुमने देख ही लिया होगा कि मैं महत्वाकांक्षी आदमी नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि इन दो श्रेणियों में हमें तीसरी श्रेणी भी जोड़ लेनी चाहिए, सच्चे चिकित्सकों की श्रेणी। लेकिन यह एक मानी हुई बात है कि ऐसे लोग बहुत विरले होते हैं और निश्चय ही उनका काम बहुत कठिन होगा। इसीलिए मैंने हर मुसीबत में मुसीबतज़दा लोगों की तरफ होने का फैसला किया ताकि मैं नुकसान को कम कर सकूं। कम से कम उन लोगों में मैं यह तलाश कर सकता हूं कि तीसरी श्रेणी तक अर्थात शांति तक कैसे पहुंचता जा सकता है। कहानी समाप्त हुई है। आप कमेंट बॉक्स में कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।